हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। घर पे आप लगातार रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें भई। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी इस वीडियो को क्लिक किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन प्रेस करें वीडियो अच्छा लगता है तो। साथ ही दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों अपना जो लास्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था समायोजन को। समायोजन की कुछ युक्तियाँ या मनोरचनाओं का हमने अध्ययन किया था। इसमें प्रत्यक्ष युक्तियों की भी बात अपन ने कर ली थी और अप्रत्यक्ष जो मनोरचनाएँ हैं उनकी अपन ने बात कर ली थी। पूरा डिटेल में मैंने जो है आपको बताने का प्रयास किया है। लगभग सारी मनोरचनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, रीट लेवल रीट भर्ती को लेकर के जो उपयोगी है, वो सारी मनोरचनाएँ मैंने आपको करवा दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे पहले के जो वीडियो हैं, लगभग 3 वीडियो हैं, वो आप वीडियो देख लें, तो आपको समायोजन जो टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज अपन समायोजन से ही जुड़ा हुआ उसका विपरीत एक बिंदु ले लेते हैं, जिसका नाम है कुसमायोजन। यानी कि पिछले वीडियो लेक्चर में तो हमने समायोजन की बात की थी, आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों कुसमायोजन की। जब हम समायोजन पढ़ रहे हैं तो हमें कुसमायोजन भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि व्यक्ति वातावरण में रह कर के जब व्यवहार करता है लोगों के साथ में, तो व्यवहार करता है तो कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है व्यक्ति के सामने कि वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। चाहे वो किसी घर के सदस्य की बात करें, चाहे वो फैमिली के किसी मेंबर की हम बात करें, परिवार, रिश्तेदार या कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है या पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ में हमारा कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई नाता है। तो कई बार इस तरह की घटना या इस तरह की बातचीत व्यवहार हो जाता है कि हम लोग उस बात को मानना नहीं चाहते या हम वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना चाहते नहीं हैं। हम अपने आप को समायोजित वहाँ करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, परिवार में भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम बहुत सी बार किसी व्यक्ति को, परिवार का सदस्य है, उसके प्रति हमारी धारणा इस तरह की बन जाती है कि हम कहीं पर भी खुद को एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सामने वाला तो कर ही नहीं रहा है ना? लेकिन हम भी कहीं न कहीं उसके जैसे ही बन जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और सामने वाला मूर्ख है तो उसके जैसे ही क्या है कि बन जाते हैं। तो वहाँ पर जो कंडीशन लाग पैदा होती है विद्यार्थियों, उस कंडीशन को हम कुसमायोजन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के सामने जब कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में उसको कोई बाधा हो रही है ना? लक्ष्य है उसके सामने और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसे बाधा का अनुभव हो रहा है, उसको परेशानी आ रही है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो उस व्यक्ति के अंदर निराशा आ जाएगी, उसमें हताशा आ जाएगी, भग्नाशा आ जाएगी, उसमें असंतोष व्याप्त हो जाएगा विद्यार्थियों, उसमें कुंठा का जन्म हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो व्यक्ति, है ना? और ऐसा होने के बाद में वो व्यक्ति हो सकता है आत्महत्या तक भी चला जाए, है ना? कई बार हम सुनने में आता है कि अच्छी-अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोग जिनके कोई फाइनेंशियली कोई कंडीशन ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है आत्महत्याएँ कर ली। किसी ने ट्रेन के आगे कूद के कर ली, कोई किसी ने जो है किसी नदी में छलांग लगा दी। तो इस तरह की घटनाएँ हम देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। वातावरण के साथ में, लोगों के साथ में जब व्यवहार करता है, तो व्यवहार करते समय अपने आप को उनके साथ में जोड़ नहीं पाता है ना? तो वहाँ उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर तनाव आ जाता है। तनाव आ जाएगा, उसमें कुंठा आ जाएगी, उसमें कोई हताशा आ जाएगी, निराशा आ जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, असंतोष व्याप्त हो जाएगा उसके अंदर। और फिर ये सब चीज़ें जब एक साथ हो जाएगी, तो फिर वो व्यक्ति निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा और फिर वो ये सोचेगा कि ये ज़िंदगी किस काम की, है? ये दुनिया, ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, है ना? ऐसे गाने गाएगा वो, सैड हो जाएगा, बिल्कुल दुखी हो जाएगा और लास्ट में जो है पागल भी हो सकता है वो, मनोरोगी भी बन सकता है और आत्महत्या भी वो कर सकता है, ठीक है? तो ये सब क्या है विद्यार्थियों, यही जो है कुसमायोजन, इसी को हम कुसमायोजन बोलते हैं, ठीक है? तो कुसमायोजन समझ में आ गया। अब कुसमायोजन के बहुत से प्रकार हैं, उन प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे कि भई कुसमायोजन में कौन-कौन से प्रकार शामिल होते हैं। उसमें तनाव है आपके, उसके अलावा आपके द्वंद है, भग्नाशा है ना? दबाव है, दुश्चिंता है,
ये सारे अपन प्रकार हैं जिनके बारे में अपन विचार करेंगे। तो चलिए, कुसमायोजन का अर्थ आपको मालूम चल गया, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। कुसमायोजन क्या है, लिखेंगे आप इसमें। जब व्यक्ति के निर्धारित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते, जब व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो पाते, या उन्हें आधा नहीं आएगा, उन्हें प्राप्त करने में बाधा की अनुभूति होती है, या उन्हें प्राप्त करने में बाधा की अनुभूति होती है। तो बाधा की अनुभूति होती है तो व्यक्ति स्वयं को उस स्थिति में समायोजित नहीं कर पाता है ना? उस स्थिति में समायोजित नहीं कर पाता है, उसमें असंतोष व्याप्त हो जाता है, उसमें असंतोष व निराशा व्याप्त हो जाती है। इसे ही कुसमायोजन कहते हैं। इसे ही कुसमायोजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये कुसमायोजन का अर्थ है, साधारण सिंपल मेरे शब्दों में। किताब की लैंग्वेज अपने को नहीं पढ़नी है, अपने को जो चीज़ समझ में आए उसे अपनी भाषा के अंदर रूपांतरित कर लेना चाहिए। अपने जो नोट्स बनाते हैं, अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, किताबें आप कितनी पढ़ लें, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे और लंबे समय तक वो आपको याद भी रहेगी। ठीक है, तो व्यक्ति के निर्धारित जो लक्ष्य हैं, यानी जो लक्ष्य उसे प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में या उसको प्राप्त करने में कोई बाधा की उसको अनुभूति होती है ना? कोई रुकावट आ जाती है बीच में, किसी प्रकार का बैरिकेड अगर आ जाता है तो उसको व्यक्ति स्वयं की स्थिति में क्या नहीं कर पाता, समायोजन नहीं कर पाता है और उसमें क्या व्याप्त हो जाती है विद्यार्थियों, उसमें असंतोष और निराशा व्याप्त हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही कुसमायोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए। अब हम आगे जो है बात करते हैं कुसमायोजन के प्रकारों की। तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो रहेगी कुसमायोजन के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप, कुसमायोजन के प्रकार। कुसमायोजन के विद्यार्थियों प्रकार की बात कर रहे हैं कि कुसमायोजन किस किस प्रकार से होता है ना? क्या क्या तत्व है कुसमायोजन के, उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कुसमायोजन का प्रकार है, तत्व है, वो है विद्यार्थियों तनाव। सबसे पहले अपन तनाव की बात करते हैं। तनाव को अंग्रेजी में जो है विद्यार्थियों डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन, ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, डिप्रेशन, है ना? तो तनाव क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये जानना है कि डिप्रेशन कहते हैं ना, डिप्रेशन में आ गया व्यक्ति, डिप्रेशन में आ गया, तो तनाव क्या होता है? तनाव देखिए, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति जब किसी कार्य को कर रहा होता है और वो कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है ना? कोई टाइम पीरियड फिक्स है और वो उस टाइम पीरियड में वो काम व्यक्ति कर नहीं पा रहा है या उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर जैसे वो समय नज़दीक आता है कि ये काम पूरा करना है और पूरा करने का समय जैसे नज़दीक आता है तो व्यक्ति के अंदर तनाव आ जाता है ना? यानी कि व्यक्ति जो है वो समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाता है
तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसमें तनाव आ जाता है और इस तनाव के आने की वजह से जो है व्यक्ति में क्या होता है, कुसमायोजन हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें अपन कि देखिए मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है, कोई भी वैकेंसी आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप। मान लीजिए कल आपका रीट का एग्ज़ाम है और आपने अभी तक रोल नंबर जो है डाउनलोड नहीं किया है। रोल नंबर आपने इंटरनेट पे और रोल नंबर आ गए हैं, लेकिन आप बैठे हैं क्या चलो ले लेंगे क्या दिक्कत है, कल पेपर है तो कल सुबह निकलवा लेंगे, कल 11 बजे पेपर है अपने 9 बजे निकलवा लेंगे, 8 बजे निकलवा लेंगे, ठीक है? ये सब आप सोच रहे हैं और अचानक क्या हुआ कि शाम के समय आपने सोचा कि चलो शाम को निकलवा लेते हैं। शाम को आप जैसे ही गए दुकान पे, लाइट चली गई और लाइट लंबी चलेगी, लंबा फ़ाल्ट हो गया, बरसात का मौसम है, लाइट आई नहीं, सुबह तक ही नहीं आई लाइट विद्यार्थियों। तो अब पूरी रात आपकी जो है, वो इसी तनाव में गुज़र जाएगी कि हे भगवान! ये मैंने क्या किया? पहले मैं अगर प्रिंट ले लेता अपने रोल नंबर का, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब पता नहीं लाइट आएगी या नहीं आएगी, कल मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगा? 11 बजे मेरा एग्ज़ाम है ना? तो अब आपके अंदर क्या आ गया है? तनाव आ गया है, यानी कि एक समय था निर्धारित, उस समय के अंदर जो एजेंसियाँ होती हैं, परीक्षा एजेंसी वो भी कहती है कि भैया आप जो है रोल नंबरों को डाउनलोड कर लें, अपना फ़ॉर्म जो है वो समय पर भर लें, बाद में फिर इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी या फिर सर्वर डाउन हो जाएगा तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना इंस्ट्रक्शन, तो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ही काम करना होता है, लेकिन उस टाइम में व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, तब उसमें क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है या फिर उसमें डिप्रेशन आप कह सकते हो, डिप्रेशन का शिकार विद्यार्थियों वो हो जाता है। या फिर देखिए अपन बात करें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे तैयारी करनी है कम से एग्ज़ाम की बात करते हैं अपन, कम प्रतियोगी परीक्षाओं का ही समय है ये। तो किसी व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है और उसने जो है कोई घर में उसके ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो पढ़ सके। घर में उसके काम रहते हैं, घर वाले काम जो बताते रहते हैं, घर के काम हो जाते हैं, करने ही पड़ते हैं, घर में रहते हैं तो। तो वो सोचता है कि चलो यार अपने कहीं बाहर चलते हैं, किसी और किसी और ज़िले में या डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं और वहाँ जाकर के रूम किराया लेकर के अपन स्टडी करेंगे। अब वो व्यक्ति घर छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वहाँ जाकर के उसने रूम जो है किराए पर ले लिया। अब वो सोच रहा है मैं रूम में बैठ के पढ़ लूँगा, लेकिन जैसे ही रूम में उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या देखता है वो कि ज़ोर-ज़ोर से मशीनों के चलने की आवाज़ आती है। नीचे आके देखता है तो उसे मालूम चलता है कि पड़ोस में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान है और पूरे दिन वहाँ पर जो है लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, ठोका-पीटी चलती रहती है, धड़ाधड़ कटिंग होती रहती है लकड़ी की, तो पूरे दिन शोर-शराबा होता है। तो अब वो विद्यार्थी देखो क्या होगा, वो भी तनाव में आ जाएगा कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे कमरा मिला, मैं अपना घर छोड़ के आया और यहाँ भी मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस उसके सामने आ गया है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, उसके तनाव आ जाएगा। तो तनाव के बारे में हम कह सकते हैं कि निश्चित समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। चलिए, लिखें इसमें, आई होप आप समझ गए होंगे तनाव क्या है। तो लिखें इसमें, निश्चित निश्चित समय परिस्थिति निश्चित समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार निश्चित समय परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार व्यक्ति कार्य पूरा पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसमें तनाव आ जाता है, उसमें तनाव आ जाता है। ठीक है ना? निश्चित समय में अगर काम पूरा नहीं होता है, तो उसमें तनाव आ जाता है। निश्चित परिस्थिति अगर ऐसी बन गई है उस परिस्थिति में और आवश्यकता अगर उसकी है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, उसमें तनाव आ जाएगा। चलिए, एग्ज़ाम्पल लिखिए, एग्ज़ाम्पल लिखिए कि परीक्षा से 1 दिन पूर्व ही 1 दिन पूर्व ही रोल नंबर डाउनलोड डाउनलोड ना होना व परीक्षार्थी परीक्षार्थी द्वारा तनाव
तनाव लेना। ठीक है, रोल नंबर डाउनलोड नहीं हुआ तो उसने क्या ले लिया, तनाव ले लिया। एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे कि अ, व्यक्ति द्वारा घर पर रहकर तैयारी ना कर पाना, घर पर रहकर तैयारी न कर पाना, फलस्वरूप कहीं और जाकर पढ़ना, परंतु वहां भी व्यवधान या बाधा होना, वहां भी कोई व्यवधान या बाधा होना व्यक्ति को तनाव दे देता है। ठीक है, तो ये तनाव के बारे में हमने जाना, इसको लिखिए आप, फिर अपन आगे चलते हैं। दूसरी कुसमायोजन के प्रकार की तरफ चलते हैं अपन विद्यार्थियों, लिख लिया होगा आपने। चलिए, हाँ जी, तो अब अपन समायोजन के विद्यार्थियों कुसमायोजन के दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। और कुसमायोजन का जो दूसरा प्रकार है वो है विद्यार्थियों तनाव के बाद में भग्नाशा। भग्नाशा कह दीजिए या फिर आप इसको जो है भग्नाशा या फिर आप इसको कहेंगे, अंग्रेजी में आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन। अंग्रेजी में इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर के जो है ऐसे बोल रहा है या ऐसा काम कर रहा है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन और हिंदी में बोलेंगे भग्नाशा। उच्चारण थोड़ा मेरा शुद्ध नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सलाह लेना। भग्नाशा बोलेंगे इसको। देखिए भग्नाशा क्या है, सबसे पहले तो इसको जाने विद्यार्थियों। इसको हम जो है भग्नाशा को हम कुंठा भी बोलते हैं। हाँ, एक इसका नाम कुंठा भी है, कुंठा। ये आपने जरूर जो है सुना होगा ये शब्द कुंठा, कि ये तो व्यक्ति बड़ा कुंठित है, ऐसे बोलते हैं ना, कुंठित है ना। तो देखिए भग्नाशा शब्द की अगर बात करें अपन, तो भग्नाशा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है विद्यार्थियों। एक शब्द है भग्न, एक है आशा। ठीक है, भग्न का मतलब क्या होता है, भग्न का मतलब होता है समाप्त हो जाना, समाप्त होना या टूटना। ठीक है ना, भग्न प्लस आशा, यानी कि आशा क्या हो गई, आशा खत्म हो गई, आशा टूट गई या आशा समाप्त हो गई, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम भग्नाशा बोलेंगे, अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे। देखिए जब इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य को टारगेट करता है, उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, अथक मेहनत करता है, खूब सारे प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो उसमें सफल नहीं हो पाता, है ना। उसके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी आशाएं क्या होने लगती है, टूटने लगती है, यानी कि आशाएं भग्न होने लगती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भग्नाशा बोलते हैं। और अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया है ना। कई बार इस तरह से आपने देखा होगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जो बच्चे, उनको अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दें तो बड़े ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव से वो कुछ बोलते हैं, जवाब देते हैं, घर वालों को भी इस तरह से उल्टे जवाब देते हैं, साथियों के साथ भी बड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लगातार तैयारी कर रहे होते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उनकी जो आशाएं होती है वो कैसी होती है, टूटने लगती है आशाएं, है ना। आशाएं टूटने लगती है, भग्न होने लगती है, और वो क्या क्या हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर से, इसलिए वो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो भग्नाशा का मतलब समझ गए कि एक व्यक्ति जब बार बार कोशिश कर रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन लगातार उसमें उसको निराशा मिलती जा रही है, उसमें वो बार बार असफल हो रहा है, तो उसके अंदर निराशा व्याप्त हो जाती है, और उसी निराशा को, उसी टूटी हुई आशा को, उसी समाप्त हुई हुई आशा को, उसी को हम क्या कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं, या फिर हम उसे कुंठा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखेंगे, भग्नाशा में आप लिखें
जब व्यक्ति जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफलता प्राप्त करता है बार बार असफलता प्राप्त करता है तो उसमें निराशा आ जाती है वह उसकी आशाएं टूटने लगती है यही भग्नाशा कहलाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लेना विद्यार्थियों। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला व्यक्ति बार बार असफलता प्राप्त करता है वह निराश होकर तैयारी करना छोड़ देता है। ठीक है, तो कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल, पुलिस की, पटवारी की तैयारी कर रहा है, बार बार उसको असफलताएं मिल रही है, तो क्या हो रहा है? वो लास्ट में निराश हो गया और निराश होकर विद्यार्थी उसने तैयारी करना छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल लक्ष्य के करीब होते हैं और हमें असफलता मिल जाती है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि छोड़ो, ये अपने किस्मत में नहीं है, किस्मत पे डाल देते हैं अपन, और हम जो है वहीं से वापस टर्न ओवर हो जाते हैं। ये पता नहीं होता हमें कि बस कुछ ही कदम बाकी हैं और हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो कोई लक्ष्य है आपका, उसके ऊपर आप 100 पत्थर फेंक रहे हैं, तो आपको ज़रूर 99 पत्थर आपके ना लगें, लेकिन 100वां पत्थर आपका ज़रूर लगेगा। यानी कि कोई लक्ष्य जब आपने बना लिया, निर्धारित कर लिया, तो उसको प्राप्त करने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। कभी भी निराशा, कुंठा या भग्नाशा एक व्यक्ति के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब आ गई, तो फिर व्यक्ति निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, और वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। फ्रस्ट्रेट होकर के वो आत्महत्या भी कर सकता है। इस तरह के कायर लोग करते हैं आत्महत्या, है ना? ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए आत्महत्या के। मानव जीवन मिला है, तो हमारा फर्ज है कि हम मेहनत करें, हम हमारे लक्ष्य जो हमने बनाए हैं उनके ऊपर चलें। मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, कतई नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है भग्नाशा। एग्जाम्पल भी आपने लिख लिया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब चलते हैं आगे अपन, और अपनी जो तीसरा विद्यार्थियों को समायोजन का प्रकार है उसकी अपन बात कर रहे हैं। वैसे अपने को कुसमायोजन पहले पढ़ना चाहिए था, है ना? पहले अपन कुसमायोजन पढ़ते कि भाई किस तरह से कुसमायोजन होता है, फिर आपको समायोजन की युक्तियां मैं पढ़ाता। चलिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। समायोजन की युक्तियां मैंने पहले पढ़ा दिया, अब अपन कुसमायोजन पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने समायोजन की युक्तियों वाला पार्ट नहीं देखा है, वो पीछे जाकर के, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, समायोजन की युक्तियों से या मनोरचनाओं से संबंधित है, वो जाकर आप देख लें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और उसमें से प्रश्न बनने की भी चांस रहते हैं। इसमें से बनते हैं प्रश्न, तो बताऊंगा मैं, जहाँ प्रश्न बनेंगे वहाँ पर। हाँ, तो 2 अपन जो है कुसमायोजन के प्रकार विद्यार्थियों पढ़ चुके हैं, और अब अपन तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। इसका नाम है दुश्चिंता। दुश्चिंता विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में अगर अपन बात करें, तो अंग्रेजी शब्द इसका जो है वो है डिलेमा। डिलेमा, कौन सी माँ? डिलेमा, हाँ, डिलेमा। दुश्चिंता, दुश्चिंता, चिंता ता चित्ता चित्ता, वो वाली चिंता। चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता जो करते हैं लोग, वो लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, सिर्फ चिंता ही करते रहते हैं। तो खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जिस दिन कर लोगे, उस दिन सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी, और आपके सामने आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेगा।
चलिए दुश्चिंता की बात करते हैं। डिलेमा की कौन सी माँ? डिलेमा, डिलेमा याद रहेगा, दुश्चिंता यानी डिलेमा, डिलेमा। तो दुश्चिंता क्या होती है? देखो नाम से मालूम चल रहा है। दुश्चिंता यानी कि हमारा जो अचेतन मन है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन के 3 भाग बताए थे, जिसमें एक था चेतन, दूसरा था अर्धचेतन, तीसरा कौन-सा था? तीसरा था अचेतन मन। 3 पार्ट बताए थे ना उन्होंने, मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो उसी सिगमंड फ्रायड ने जो है विद्यार्थियों ये बताया है कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएँ होती है, बहुत सी दमित इच्छाएँ होती है, यानी कि हमारी इच्छाएँ तो बहुत सारी है। भई मेरी इच्छा है कि मैं हवाई जहाज़ में सफ़र करूँ, मेरी इच्छा है कि मैं जो है स्वर्गलोक में जाऊँ, इंद्र से मिलूँ, अप्सराओं से मिलूँ, ऐसी-ऐसी मेरी या मेरा ताजमहल को मैं खरीद लूँ, लाल किले को मैं खरीद लूँ, ये मेरी ऐसी इच्छाएँ हैं। तो ये इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती है, हमें पता है पूरी नहीं हो सकती। तो जो इच्छाएँ फ्रायड कहते हैं कि जो व्यक्ति की चेतन मन की इच्छाएँ हैं, वो पूरी नहीं होती है, तो वो इच्छाएँ कहीं न कहीं हमारे अचेतन मन में जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, चली जाती है। लेकिन जब कभी ऐसा अवसर आता है, तो वो अचेतन मन की इच्छाएँ वापस चेतन मन में आती है। अब आप ये मत कहना सर चेतन और अचेतन क्या होता है? ये मत पूछना आप, क्योंकि पीछे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उस सिद्धांत को आप जाकर के देख लो, है ना? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, वीडियो लेक्चर मैंने दे रखा है। वो वीडियो आप पर जाकर देख लें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये चेतन और अचेतन, अचेतन क्या है, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुश्चिंता के अंतर्गत क्या होता है कि जो अचेतन मन के अंदर अपनी जो इच्छाएँ होती है, यानी कि ऐसी इच्छाएँ व्यक्ति की जो पूरी नहीं हो पाई है, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो गई है? अचेतन मन में जाके स्टोर हो गई है वो। और जब कभी उन इच्छाओं की या उस उन इच्छाओं से संबंधित कोई बात की जाती है, तो वो इच्छाएँ अचेतन मन में से उठ कर के चेतन मन में आती है और व्यक्ति को परेशान करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? दुश्चिंता बोलते हैं। अभी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, एकदम गोली की तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ठीक है? प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बहुत से लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सबके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है ना? जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिन्होंने अपना लक्ष्य ही बना लिया, टारगेट कर लिया है, मुझे नौकरी चाहिए, उनको नौकरी मिल रही है और लोग नौकरी लग भी रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो दुश्चिंता में देखिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कोई एक व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मान लीजिए मैं खुद की बात कर लेता हूँ कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और मैंने बहुत पहले ऐसा सोचा, मान लीजिए मैंने सोचा कि भई मेरे को नौकरी लगना है, लेकिन मैं नौकरी नहीं लग पाया और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने लग गया। अब मुझे बहुत सालों बाद एक मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे बताया कि भई मैं जो हूँ, मैं आरएस के पद पर कार्यरत हूँ। क्या हूँ मैं? आरएएस के पद पर कार्यरत हूँ, प्रशासनिक सेवा में हूँ मैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पद आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में मैं कार्यरत हूँ। तो जब मैंने ये बात सुनी उससे, तो कहीं न कहीं मेरे अचेतन मन में बहुत साल पहले इच्छा थी कि मैं भी नौकरी लगूँ, मैं भी तैयारी करूँगा और नौकरी लगूँगा, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मेरे पास होगी, है ना? तो जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली, तो मेरे अचेतन मन में वो जो एक नौकरी लगने की इच्छा थी, वो निकल करके वापस चेतन मन में आ गई और मुझे दुश्चिंता हो गई। क्या दुश्चिंता हो गई कि अरे भई, सही बात है, ये तो मेरे साथ वाला आरएएस बन गया, अधिकारी बन गया और मैं यहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी करके कैसे काम चलेगा, जीवन कैसे निकलेगा? और फिर ऐसी 2 बातें वो दोस्त और बोल देगा कि अरे यार, कहाँ तू प्राइवेट में रह गया? उस वक़्त हम तैयारी करते थे, तू भी करता था, मैं तो लग गया, तू रह गया। प्राइवेट नौकरी में तो बड़ी समस्या है, कैसे जीवन चलता है? बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है, घर भी ढंग से नहीं चल पाता है, खुद की इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती, घरवालों की भी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्या जीवन है? प्राइवेट नौकरी में तो कोई जीने में जीना नहीं है। अब ऐसी बातें उसने बोल दी आपको, तो आपको क्या हो गई? आपको दुश्चिंता हो गई। आप सोचने पे मजबूर हो गए कि यार बात तो सही कह रहा है, बिना नौकरी के तो काम ही नहीं चलेगा, कैसे काम चलेगा? अब देखो ये आरएस बना हुआ है और मैं आज जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, है ना? इधर-उधर भागता घूम रहा हूँ, भागता फिर रहा हूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा करके घर का गुज़ारा चला पा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये दुश्चिंता है। तो दुश्चिंता आपके समझ में आई ना एग्ज़ाम्पल देते ही कि भई अचेतन मन में जो इच्छाएँ थी ना, वो निकल के वापस चेतन मन में आ गई और परेशान करने लग गई। तो वही क्या है? दुश्चिंता है। चलिए लिखिए अब दुश्चिंता का अर्थ लिखिए। अर्थ में लिखेंगे कि व्यक्ति के
अचेतन मन, व्यक्ति के अचेतन मन में व्याप्त व्याप्त व्यक्ति के अचेतन मन में व्याप्त दमित इच्छाएं, दमित व्यक्ति के अचेतन मन में व्याप्त दमित इच्छाएं जब समय परिस्थिति के अनुसार चेतन मन में आने लगती है, जब समय परिस्थिति के अनुसार चेतन मन में आने लगती है तो वह दुश्चिंता कहलाती है। दुश्चिंता, ओहो, बुरी चिंता है, दुश्चिंता कहलाती है। दुष जो है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है क्या? चिंता के आगे दुश्चिंता। दुष का मतलब क्या है? दुष उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुरी, बुरी चिंता, यानी जहां पर नकारात्मकता हो, नकारात्मकता हावी हो, वही है दुश्चिंता। तो दुश्चिंता कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट ही दिया है कि प्राइवेट नौकरी, स्वयं की प्राइवेट नौकरी, स्वयं का एग्जाम्पल दिया है मैंने। स्वयं की प्राइवेट नौकरी होना व किसी मित्र का सरकारी, लगता है इंक खत्म हो गई है, चलिए भरेंगे इसको, ये कर लें अपन, इसको पूरा करें, उसके बाद इंक को फिल करते हैं। स्वयं की प्राइवेट नौकरी होना व किसी मित्र का सरकारी नौकरी में चयन होने पर स्वयं की आर्थिक स्थिति को लेकर दुश्चिंता करना, लेकर चिंतित होना, चिंतित ही कह दो आप, चिंतित हो जाओगे तो वो दुश्चिंता ही कहलाएगी। चिंतित होना क्या है विद्यार्थियों? दुश्चिंता है। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? ये आर्थिक स्थिति को लेकर, खुद की आर्थिक स्थिति को लेकर के क्या हो रहा है? खुद की आर्थिक स्थिति को लेकर के व्यक्ति परेशान हो रहा है, व्यक्ति एकदम इस तरह से मतलब चिंता करने लग गया है कि अब मेरा क्या होगा। ठीक है, और वर्तमान में देखो हो भी ऐसा ही रहा है। आप व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति अपने दुख से कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति अगर 10,000 भी कमा रहा है तो हंसी खुशी अपना जीवन चला रहा है, वो कोई परेशानी नहीं है उसको। लेकिन ये हमारा समाज, ये हमारा परिवार, ये हमारा पड़ोस, ये रिश्तेदार, ये जीने देते नहीं है। ये बार बार आपको आभास करवाते हैं कि अरे 10,000 की नौकरी से क्या होता है, 8,000 की नौकरी से क्या होता है भैया, घर में दूध भी नहीं आता है, घर में नाश्ता भी नहीं बनता है, इतने में तो कैसे काम चलेगा हैं? कैसे इन संघर्षों से कैसे पार पड़ेगी? तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों की नहीं पड़ेगी, आगे आने वाला समय बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, कैसे पार पड़ पाएगी? जब वो आदमी सोचता है यार 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, बात तो सही कह रहे हैं, 10,000 में मैं क्या कर लूँगा। अब पहले वो खुश था, पहले वो 10,000 में भी आराम से खुश था, लेकिन लोगों ने आके उसको कहा ऐसा कि अरे 10,000 में कुछ नहीं होता, 10,000 में कुछ नहीं होता। जब वो भी सोचने लग गया यार इतने लोग कह रहे हैं, इसका मतलब सही में 10-12,000 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो अब मैं क्या करूँ? किसका गला काटूँ जाके? कौन से बैंक में डाका डालूँ जाके? ठीक है? तो ये क्या है? ये मतलब व्यक्ति खुद के दुःख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं ना, वो आके आभास करवाते हैं आपको कि ये कमी है आप में, आप खुश क्यों हैं? आपको खुश नहीं होना चाहिए, आपको दुखी होना चाहिए। आप 10,000 कमा रहे हैं, आप 12,000 कमा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दुश्चिंता का कि हमारे आस-पास का जो वातावरण है, इस तरह के जो लोग हैं ना, जो नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले, इनसे दूर रहना चाहिए हमें। ऐसा कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई मित्र है आपका और वो इस तरह की बात आपको बोलता है, तो ऐसों से दूर रहना चाहिए आपको, जो बिल्कुल नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कोई व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है अपने जीवन में, तो क्यों उसके ज़िंदगी में ज़हर घोलना है कि तू 10,000 कमा रहा है, तू 5,000 कमा रहा है। ठीक है भई, वो 10,000 कमा रहा है तो तुमसे तो कर्ज़ा माँग नहीं रहा, आपसे थोड़ी कर्ज़ा माँग रहा है। 10,000 कमा रहा है, खुश है वो अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है आराम से, हँसी-खुशी के पल से जी रहा है। ठीक है ना? कौन-सा टाटा अंबानी बनना है उसको। तो ये है, ये भी एक दुश्चिंता का बड़ा कारण है, जो समाज में वर्तमान में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलिए,
तो ये भी लिख ही लेते हैं फिर। स्वयं के दुख से दुखी ना होना, परंतु स्वयं के दुख से दुखी ना होना, परंतु परिवार वालों, परिवार व रिश्तेदार, परिवार व रिश्तेदारों द्वारा आभास करवाना, आभास करवाकर चिंता में डाल देना, चिंता में डाल देना। ये लो, एक तो लोग क्या है, देख के खुश खुश नहीं है किसी को, कोई खुश नहीं रहना चाहिए। आज के समय में आप कह देंगे ना मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, तो लोग सोचेंगे यार ये खुश कैसे, मैं तो परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, ये खुश है। तो उल्टा समय आ गया है। अब ऐसा नहीं कहना किसी को मैं खुश हूँ, ऐसा कहो कि हाँ बड़ा परेशान हूँ, बहुत टेंशन है मेरे, तो बड़ा समस्या हो रही है, ज़िंदगी चल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। ऐसे जब आप कहेंगे, जब सामने वाला खुश होगा कि हाँ, हाँ, मैं सोचा मैं ही दुखी हूँ, ये भी दुखी है, चलो अच्छी बात है ये तो देखो ऐसा समय आ गया है ना? किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, किसी की खुशी को देख नहीं पाते हैं लोग, और इस तरह की बातें कह देते हैं उसको कि वो स्वयं भी बेचारा दुखी हो जाता है और क्या करने लगता है, दुश्चिंता करने लगता है, और दुश्चिंता करने से वो कुसमायोजित हो जाता है और अपना समायोजन खो देता है ना? उसके परिवार में कलह हो जाती है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में अनबन हो जाती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दुश्चिंता की कहानी होती है। तो ये भी विद्यार्थियों क्या है, कुसमायोजन का प्रकार है दुश्चिंता। चलिए लिख लीजिए इसको, बातें बहुत हो गई और अब अपन आगे चलते हैं। 3 प्रकार हो गए हैं, चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों अपन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। चलिए दुश्चिंता हो गया है, दुश्चिंता के बाद विद्यार्थियों चौथा कुसमायोजन का जो प्रकार है उसकी बात करते हैं अपन। दुश्चिंता के बाद कब बात करते हैं विद्यार्थियों, दबाव की। दबाव जिसको हम अंग्रेजी में विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस ले रखा है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से काम अपना आराम से करो, इतना स्ट्रेस मत लो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये वही वाला स्ट्रेस है, दबाव, इसकी बात करते हैं। मैं थोड़ा इंक इसमें भर लेता हूँ, इंक खत्म हो चुकी है, रुकें आप। तो विद्यार्थियों दबाव की अपन बात कर रहे हैं अपन। दबाव की देखो, दबाव को हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेस, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि दबाव महसूस करना। दबाव कब महसूस होता है, जब व्यक्ति अपनी सफलता और असफलता के बारे में सोचता है ना, तब उसको दबाव महसूस होता है। यानी कि जब वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है और उस कार्य को करते समय जब वो उसके परिणामों को लेकर के चिंतित हो जाता है कि इसका परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या वो गलत है, ऐसा जब व्यक्ति सोचने लगता है तो वहाँ पर वो अपने ऊपर दबाव ले लेता है, अपने ऊपर दबाव महसूस करता है। और विद्यार्थियों जब दबाव में रह कर के व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता है, उस कार्य को अच्छे से व्यक्ति कर नहीं पाता है ना? तो दबाव में व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। अगर कोई दबाव में रहकर काम करता है तो उस काम के परिणाम जो होते हैं वो कभी भी सकारात्मक नहीं आ सकते, वो परिणाम कभी भी जो है अच्छे नहीं आ सकते, कभी भी उस उन परिणामों में उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है ना? तो इसको दबाव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। देखो, मान लीजिए आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप लगातार साल 2 साल से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पटवारी बनना चाहते हैं, पटवारी की वैकेंसी आई हुई है और आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कोचिंग भी की है, आपने जो है कई सारी पुस्तकें भी खरीदी है, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कई कोचिंग सेंटरों के नोट्स भी आपने पढ़ लिए हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और घर से दूर रह के आपने तैयारी की है, काफ़ी खर्चा भी आपने उसके ऊपर लगाया है। तो अब आपके ऊपर एक दबाव आप फ़ील कर रहे हैं। अगर आप फ़ील कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, दबाव महसूस करते हैं कि मेरे घरवालों ने मेरे पर इतना खर्चा लगा दिया, इतना फाइनेंशियली मेरे ऊपर खर्चा लग चुका है, घर की इतनी ख़राब कंडीशन है, फिर भी सारा पैसा मेरे ऊपर लगा दिया गया है। मैं जो है साल 2 साल से रूम लेके रह रहा हूँ, तो कितना खर्चा हो गया है। अब मुझे किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को पास करना है, इस एग्ज़ाम को तो मुझे क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी लग के दिखाना है। अगर नौकरी नहीं लगूँगा तो घरवाले क्या कहेंगे कि इतना खर्चा लगा दिया फिर भी नौकरी नहीं लगा। रिश्तेदार परिवार वाले क्या कहेंगे कि देखो इतने महीने तक
बाहर दूसरे ज़िले में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी तैयारी करके नौकरी नहीं लग पाया। अगर कोई लड़की है तो उसकी सास कहेगी कि देखो इतना पैसा खर्च कर दिया तो भी नौकरी नहीं लग पाई, है ना? उसके घरवाले कहेंगे कि देखो इतने समय से तैयारी कर रही है फिर भी नौकरी नहीं लगी, उसके जो साथी सहेलियाँ हैं वो कहेगी। तो हर तरह से इतनी बातें सोच विचार के व्यक्ति अपने ऊपर क्या महसूस करेगा? दबाव महसूस करेगा और अनायास ही ज़बरदस्ती का स्ट्रेस ले लेगा। ले लेगा स्ट्रेस? तो अब बताओ जब दबाव महसूस करेगा, तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब वो पेपर देने जाएगा अपना, जिस लड़के को पटवारी बनना है या जिस लड़की ने रीट एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरा है और उसको रीट में पास होना है, 60% नंबर लेने हैं, 150 में से 90 नंबर लाने हैं, तो वहाँ वो पेपर में प्रश्नों की तरफ कम ध्यान होगा उसका और दिमाग में बस खूब सारा स्ट्रेस लिया हुआ बैठे रहेंगे वो लड़का और लड़की कि भई हमें तो बस इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बस जीना-मरना यही है, अब सब कुछ यही है ना? जो कुछ भी है जीवन में मिलना है तो इसी से मिलेगा हमें। ये अंतिम सत्य है, अंतिम लक्ष्य है, बस यही है हमारे सामने। तो ऐसा सोच कर के जब वो पेपर देंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई उनसे गलतियाँ होगी और वो 1-2 नंबर से रह जाएँगे और बाद में फिर पछताएँगे। तो ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा दबाव लेने की वजह से होता है, जब किसी भी कार्य के परिणामों के बारे में सोच-सोच के हम चिंतित होते हैं और इस चिंतित होने की वजह से सफलता-असफलता के बारे में सोचते हैं, अपने आत्म-सम्मान के बारे में सोचते हैं। इतना सब कुछ सोच-सोच करके जब हम किसी कार्य को करते हैं विद्यार्थियों, तो उस कार्य में हम जो है सफल नहीं हो पाते हैं और दबाव महसूस करते हैं और इसी को जो है स्ट्रेस आप अंग्रेजी में बोलते हैं। तो दबाव का मतलब समझ गए। एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दे दिया कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और उसके अंदर मान लीजिए आपको टीचर बार-बार कह रहा है भई गोले भरो 5 मिनट रह गए हैं 5 मिनट रह गए हैं, गोले भरो आप। अब आपके सामने रीट एग्ज़ाम के 150 प्रश्न हैं या मान लीजिए कोई कांस्टेबल पटवारी पेपर दे रहे हैं उसमें 100 प्रश्न हैं आपके सामने और आपने लास्ट 5 मिनट रहे हैं और आपने गोले नहीं भरे हैं, आप केवल पेपर में ही प्रश्नों को ही सॉल्व कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, गोले आपने एक ही नहीं भरे, तो लास्ट में आप में क्या आ जाएगा? लास्ट में आपके ऊपर दबाव आ जाएगा कि हे भगवान जल्दी करो, फटाफट गोले भरो, गोले रह गए तो फिर मेरे को तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह का आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा कि लास्ट में जब क्या भई 20-20 चल रहा है, 20वाँ ओवर चल रहा है, तो 20वें ओवर के अंदर भारत को 6 बॉलों पर 10 रन बनाने हैं, ऐसा हो गया और लास्ट विकेट बचा हुआ है। विकेट भी लास्ट ही है और 10 रन बनाने 6 बॉल हैं। तो वो जो लास्ट के जो प्लेयर है, बल्लेबाज हैं विद्यार्थियों, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा, वो दबाव महसूस करेंगे और उस दबाव के अंदर कोई ना कोई गलती करेंगे और वो आउट हो जाएँगे। तो ये क्या होता है? दबाव होता है, यानी कि व्यक्ति जब अपनी असफलता, सफलता के बारे में सोच-सोच कर चिंतित होता है ना? अपने आत्म-सम्मान के बारे में सोचता है और वो क्या महसूस करता है? दबाव महसूस करता है और यही क्या है विद्यार्थियों? कुसमायोजन का प्रकार है। चलिए, समझ में आ गया आपके दबाव क्या है? अब इसको लिख लेते हैं। लिखें आप इसमें, जब व्यक्ति अपने अपने द्वारा किए जाने वाले किए जाने वाले कार्यों के जब व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों को लेकर वह वह सफलता असफलता के बारे में सोचकर चिंतित होता है चिंतित होता है तो दबाव महसूस करता है दबाव महसूस करता है और गलतियां कर देता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का कुसमायोजन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम्म, एक दिवसीय क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अंतिम ओवर
एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अंतिम ओवर में 10 रन बनाने हैं तो बैट्समैन बैट्समैन ये कट हो गया, दोबारा लिख देता हूँ। बैट्समैन बैट्समैन 10 रन बनाने हैं तो बैट्समैन पर दबाव रहता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। परीक्षा में असफलता के डर से बालक या व्यक्ति द्वारा दबाव महसूस करना। ठीक है, तो ये है आपका दबाव, या आप बोलेंगे स्ट्रेस। चलिए लिख लीजिए, आप इसको लिख लिया होगा रोक करके, आपने पॉज करके। अब चलते हैं विद्यार्थियों आगे, कुसमायोजन का जो अगला प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। और अगला जो अपना 5वां प्रकार है वो है विद्यार्थियों द्वंद्व। कुसमायोजन का जो प्रकार है विद्यार्थियों उसका नाम है द्वंद्व। अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक है, द्वंद्व को जो है आप अंग्रेजी में कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसमें से पहले अभी 21-22 वाली रीट में तो नहीं, उससे पहले वाली रीट में क्या है 2012 में, 11 में, 2015 में काफ़ी क्वेश्चन इसी में से पूछे हुए हैं। द्वंद्व में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना विद्यार्थियों। देखिए द्वंद्व का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें द्वंद्व शब्द का मतलब क्या है। द्वंद्व का मतलब है कि अंदर ही अंदर मनुष्य के विचारों का आपस में क्या होना, विचारों का आपस में तर्क वितर्क होना, उसी को हम द्वंद्व कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति के सामने एक से ज़्यादा लक्ष्य हो, एक से ज़्यादा, एक लक्ष्य नहीं, एक होगा तो द्वंद्व होगा ही नहीं। एक से ज़्यादा लक्ष्य हैं व्यक्ति के सामने और उन लक्ष्यों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो चुनाव करने से पहले व्यक्ति क्या करेगा, सोचेगा विचारेगा कि मैं कौन से लक्ष्य को चुनूं। और जब इस तरह से सोचेगा विचारेगा तो उसके मस्तिष्क के अंदर विद्यार्थियों कई सारे विचार आएंगे और उन विचारों का आपस में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा एक तरह से। उस झगड़े को हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व बोलेंगे, कि भाई किस विचार को सही माना जाए, अंतिम निर्णय क्या लिया जाए, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व, उसी को हम द्वंद्व कहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए मेरे को आज बीकानेर से जयपुर जाना है, तो जयपुर जाना है मेरे को, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अगर आराम से जाना है बिल्कुल, तो मुझे ट्रेन में जाना चाहिए। ट्रेन में सारी सुविधाएं होती है, आदमी लेट भी सकता है और खाना पीना मिल जाता है, कहीं टॉयलेट की व्यवस्था भी होती है आराम से इजीली। तो एक तो मेरे पास ये उपाय है जयपुर जाने के लिए। अच्छा, दिक्कत ये है कि ट्रेन रात को है, रात को 11:30 बजे की ट्रेन है। कोटा गंगानगर ऐसे नाम से चलती है, जयपुर जाती है वो, बीकानेर, वाया बीकानेर। तो एक तो ये है। दूसरा फिर मैं सोचता हूँ कि यार ऐसे करता हूँ, मैं बस से चला जाता हूँ, बस ज़्यादा ठीक रहेगी। बस स्लीपर बस है, रात को 10-11 बजे बैठेंगे, सुबह 6 बजे उतार देगी, आराम से सोते हुए जाएँगे, लेकिन उसमें किराया ज़्यादा है। तो अब मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक बस का है और एक ट्रेन का ऑप्शन है, और दोनों ही ऑप्शन अपने आप में मुझे सही है। एक अपनी जगह सही है, दूसरा अपनी जगह गलत है। ट्रेन अच्छी है जाने के लिए, लेकिन उसमें भीड़ हो सकती है, रात को लेट है, 11:30-12 बजे ट्रेन है, ये परेशानी है। ठीक है, दूसरी तरफ बस है, बस अच्छी है, सोने के लिए आराम से सोते हुए चले जाओ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी-सी ट्रेन के मुकाबले में सेफ़ कम है ना? रात को बसें वैसे ही अनसेफ़ होती है सफ़र करना। और दूसरा ये है कि भई उसमें किराया ज़्यादा है। तो अब मेरे सामने द्वंद पैदा हो गया मेरे मस्तिष्क में कि मैं क्या करूँ? मैं बस में जाऊँ या ट्रेन में जाऊँ, कैसे जाऊँ? मुझे तो जयपुर जाना है, मुझे तो जो है कल सुबह मेरी जयपुर में ही होगी, कल सुबह का नाश्ता मुझे जयपुर में ही करना है। तो ये मेरे विचार आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि भई कौन से विचार को परिणाम के रूप में माना जाए। तो ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? यही जो है द्वंद कहलाएगा। ठीक है, द्वंद का अर्थ आप समझ गए अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से। अब द्वंद के कई प्रकार हैं, उनकी अपन बात करेंगे।
तो उससे पहले अपन द्वंद्व की जो है विद्यार्थियों अर्थ लिख लेते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ लिखें आप सबसे पहले। जब व्यक्ति के सामने कई सारे जब व्यक्ति के सामने कई सारे लक्ष्य हों, वह उनमें से किसी एक लक्ष्य का चुनाव करना पड़े, तो उनमें से किसी एक लक्ष्य का चुनाव करना पड़े तो व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या पैदा हो जाएगा? द्वंद्व पैदा हो जाएगा कि मैं कौन से लक्ष्य को चुनूं, मैं करूं क्या। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो क्या लिखें, आगे हम प्रकार लिखेंगे, तो उन प्रकारों के अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो अब विद्यार्थियों आगे आप लिखेंगे द्वंद्व के प्रकार। द्वंद्व के प्रकार आप लिख लिए, ये हेडिंग डाल दीजिए, द्वंद्व के प्रकार। द्वंद्व के विद्यार्थियों 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के जो है द्वंद्व होते हैं। वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं आप लिख लें एक एक, और फिर डिटेल में अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए तीनों प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो है विद्यार्थियों उपागम उपागम द्वंद्व। उपागम उपागम द्वंद्व। दूसरा है विद्यार्थियों परिहार परिहार द्वंद्व। और तीसरा है विद्यार्थियों उपागम परिहार द्वंद्व। ठीक है ना। उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, और तीसरा है उपागम परिहार द्वंद्व। अंग्रेजी में बात करें तो उपागम को कहते हैं अप्रोच। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। परिहार को कहते हैं विद्यार्थियों अवॉइडेंस। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्या हो जाएगा? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजी में इनको बोलते हैं। तो इसमें से प्रश्न आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व के प्रकारों में से जो है आपके, ये काफी पॉपुलर रहा है राजस्थान के अंदर। जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है या जो भी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड भर्तियां हुई है 15-16 या 12-13 के अंदर, तो उसमें द्वंद्व के प्रकारों में से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे करके और पूछ लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में कौन सा द्वंद्व आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अपन एक एक की बात करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब चलिए एक एक की बात करते हैं अपन। तो कुसमायोजन का प्रकार पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों अपन, द्वंद्व। और द्वंद्व के 3 प्रकार, उन 3 प्रकारों में से पहला प्रकार पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, जो है विद्यार्थियों उपागम उपागम द्वंद्व। लिखेंगे आप उपागम उपागम द्वंद्व। अप्रोच द्वंद्व। देखिए अप्रोच द्वंद्व क्या कहता है? उपागम उपागम द्वंद्व कहता है विद्यार्थियों कि जब आपके सामने कोई 2 सकारात्मक लक्ष्य आ जाए, यानी कि दोनों लक्ष्य कैसे हैं? धनात्मक है ना, और दोनों लक्ष्यों को ही व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपागम उपागम द्वंद्व बोलेंगे। समझ में नहीं आया? अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एकदम गोली की तरह समझ में आएगा। देखिए दोनों धनात्मक लक्ष्य का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसे विवाह करना है और विवाह करने के लिए वो लड़कियां देखने के लिए जाता है, तो पहले घर में गया जहाँ पर उसे एक लड़की जिस को उसने देखा, जिससे विवाह उसको करना था। आजकल तो बातचीत करवाते हैं लड़का लड़की की आपस में, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, घर वाले रिश्ता तय कर देते थे। आजकल तो बैठ के बात करवाते हैं लड़का लड़की से, भैया आप पसंद कर लो, आपको पसंद है या नहीं है ना, आपस में बात कर लो फिर बता दो। तो लड़का गया देखने के लिए किसी घर में लड़की को, और वहाँ पर उसने देखा कि लड़की बहुत सुंदर सुशील है, बहुत सुंदर सुशील है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उसके नौकरी नहीं है ना, कोई नौकरी नहीं करती वो किसी प्रकार की, केवल एजुकेशन उसने ले रखी है। लड़की उसको पसंद आ गई, हाँ भाई लड़की तो अच्छी है, मैं तो विवाह करूँगा इससे। लेकिन उसी समय वहाँ से जब वो निकले उस घर से,
तो एक जगह से और उनके लिए रिश्ते के लिए कॉल आ गया और वो उस दूसरे जगह पर भी पहुँच गए उसी दिन, सेम दिन। वहाँ जब वो गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी सुंदर तो नहीं है दिखने में, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी है। वो जो है टीचर लगी हुई है, थर्ड ग्रेड टीचर, और वो लड़का स्वयं भी टीचर लगा हुआ है थर्ड ग्रेड। तो अब देखिए, अब उसके सामने द्वंद पैदा हो गया। कैसा द्वंद पैदा हो गया विद्यार्थियों? कि दोनों ही जो रिश्ते वो देख कर के आया, लड़कियां जो देख कर के आया, दोनों ही लड़कियां उसे पसंद आ गई। यानी कि दोनों ही जो है लक्ष्य कैसे हैं? धनात्मक लक्ष्य हैं। दोनों को ही वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ऐसी नहीं है। हमारे जो 1956 हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा प्रावधान नहीं करता है कि आप 2 विवाह कर लें, विवाह तो आपको एक से ही करना पड़ेगा। तो अब उस लड़के के सामने ये द्वंद पैदा हो गया कि भई, जो पहले वाली लड़की है वो तो बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है, मुझे तो वो पसंद है, अच्छी लगी मुझे वो, मैं तो उससे भी विवाह करूँगा। और दूसरी वाली लड़की उसकी नौकरी है, तो अब वो क्या करे? नौकरी वाली से विवाह करे या जो वो दिखने में खूबसूरत है, सुंदर है, उससे विवाह करे? तो उस लड़के के सामने द्वंद की स्थिति पैदा हो गई। और इसी समान लक्ष्यों वाला जो द्वंद है ये, यानी दोनों लक्ष्य कैसे हैं? समानता है दोनों लक्ष्यों के अंदर, और दोनों को ही व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि दोनों ही सकारात्मक है। तो ये द्वंद क्या कहलाएगा? उपागम उपागम द्वंद कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई बच्चा अपने पापा के साथ दुकान पे गया। दुकान पे गया तो वहाँ पर पापा ने अपना सामान ले लिया सारा, परचून का, जनरल स्टोर का सामान, सब्जी-वब्जी सब ले लिया। अब बच्चे ने कहा, पापा मेरे को तो चॉकलेट चाहिए। तो पापा ने कहा, ठीक है भाई, ले ले, चॉकलेट ले ले। दे दो भाई इसको, किट कैट दे दो, डेयरी मिल्क दे दो 10 रुपए वाली। 10 रुपए की डेयरी मिल्क दे दी। अब जैसे ही उसको चॉकलेट दी तो उस बच्चे ने देखा कि एक और बच्चा आया वहाँ पर और उसने 10 रुपए की आइसक्रीम ले ली। अब बच्चे का तो मन है, उसने तो उसको तो चॉकलेट भी खानी है, और आइसक्रीम देख ली तो उसका मन कर गया, क्यों ना मैं आइसक्रीम ले लूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अंकल, रहने दो, चॉकलेट मत दो, मेरे को आइसक्रीम दे दो। फिर उस अंकल ने चॉकलेट ले ली और आइसक्रीम दे दी। तो अब आइसक्रीम ले ली तो फिर से मन किया कि नहीं, चॉकलेट ले लूँ। तो अब उसने पापा को कहा, पापा मेरे को तो दोनों ही दिलाओ आप, चॉकलेट भी दिलाओ मेरे को, आइसक्रीम भी दिलाओ। पापा ने कहा, नहीं, दोनों में से एक ही मिलेगी, या तो चॉकलेट ले ले 10 रुपए की, या फिर 10 रुपए की आइसक्रीम ले ले। अब उस बच्चे के मन में क्या हो गया? द्वंद पैदा हो गया कि भई मैं क्या करूँ? अब चॉकलेट खाऊँ, आइसक्रीम खाऊँ? मेरे को तो दोनों ही खानी है, लेकिन मेरे को चुनना किसको पड़ेगा? एक को ही चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस बच्चे के मस्तिष्क में जो द्वंद पैदा हुआ है विद्यार्थियों, वो द्वंद कैसा है? उपागम उपागम द्वंद है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही चीज़ें सकारात्मक है, उस बालक को जो है आकर्षित कर रही है, वो दोनों को ही प्राप्त करना चाहता है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए इस द्वंद को हम क्या कहेंगे? उपागम उपागम द्वंद कहेंगे। समझ में आ गया क्या होता है उपागम उपागम द्वंद? तो लिख लें इसमें। समझ में आ गया तो लिखें। जब जब व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति के सामने दो समान लक्ष्य जब व्यक्ति के सामने दो समान लक्ष्य आ जाएं, तो उनमें से एक को चुनना हो उनमें से एक को चुनना हो परंतु उनमें से एक को चुनना हो तो द्वंद पैदा हो जाता है। ठीक है ना? द्वंद पैदा हो जाता है। यही क्या है? उपागम उपागम द्वंद है। एग्जाम्पल की बात करें, बालक द्वारा पिताजी के साथ पिताजी को दुकान से चॉकलेट व पिताजी को बालक द्वारा पिताजी को दुकान से रह गया क्या? दुकान से चॉकलेट व आइसक्रीम दोनों लेने के लिए कहना परंतु परंतु पिताजी द्वारा किसी एक को दिलाने की बात कहना। ठीक है? तो ऐसा पिताजी ने कह दिया कि एक ले ले कोई सी भी, तो बालक के मन में क्या हो गया? उपागम उपागम द्वंद जो है विद्यार्थियों, वो पैदा हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं। द्वंद का जो दूसरा प्रकार है वो मैंने लिखवाया था आपको विद्यार्थियों, परिहार परिहार द्वंद। परिहार परिहार।
अब देखिए परिहार परिहार द्वंद्व क्या होता है? परिहार का मतलब होता है अवॉइडेंस, यानी कि नकारात्मकता। ऐसा लक्ष्य जिसको व्यक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता, उसे हम परिहार द्वंद्व कहेंगे। यानी कि जब व्यक्ति के सामने 2 नकारात्मक लक्ष्य खड़े हो जाएँ आकर के, तो उसको हम परिहार परिहार द्वंद्व कहते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो है कोई व्यक्ति विद्यार्थियों जैसे कि फ़ौज की नौकरी के अंदर लगा हुआ है, ये मान लीजिए आप फ़ौज की नौकरी में है कोई व्यक्ति, और उसको जो है अपने घर छुट्टी लेके जाना है, ठीक है ना? घर छुट्टी लेके जाना है, तो वो अपने अधिकारी के पास में गया और जाके कहा कि मेरे को आप छुट्टी दे दो, मेरे को घर जाना है, सब लोग घर जा रहे हैं, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। तो अधिकारी कहता है कि भैया मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूँगा, लेकिन छुट्टी से जब वापिस आओगे, तो तुम्हें जो है बॉर्डर पर जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है विद्यार्थियों परिहार परिहार द्वंद्व हो गया है कि एक तरफ व्यक्ति परिहार परिहार मतलब कि एक तरफ तो कुआँ है और एक तरफ खाई है, ये समझ लीजिए आप। अब क्या करे वो? अब वो ना जाए तो भी समस्या, और अगर वो चला जाए विद्यार्थियों तो भी समस्या, कि भाई नहीं गया तो घरवाले नाराज़ होंगे, घरवाले परेशान हो रहे हैं, जाना ज़रूरी है, और नहीं जाएगा और अगर चला जाएगा तो फिर अधिकारी क्या करेगा? उसको वहाँ से उठा करके और बहुत दूर बॉर्डर के ऊपर ले जाकर उसको नौकरी के करने के लिए बाध्य कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? परिहार परिहार द्वंद्व हो गया, यानी कि जो वो फौजी है, वो दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं चाहता है, दोनों ही बातें माननी नहीं चाहता है वो। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? परिहार परिहार द्वंद्व हो गया, यानी कि दोनों ही लक्ष्य कैसे हैं? दोनों ही लक्ष्य उसके सामने नकारात्मक है। ठीक है? तो लिखें आप इसके अंदर, जब जब व्यक्ति के सामने दोनों लक्ष्य नकारात्मक हो, परंतु उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, तो परिहार परिहार द्वंद्व होता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, या फिर आप इसमें ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको क्या है कि कोई शादी के लिए वो गया, रिश्ते के लिए गया, और पहले घर में जहाँ रिश्ते के लिए गया वो, तो उस रिश्ते से वो खुश नहीं था, पहले वाले रिश्ते से। यानी कि पहले घर में जहाँ लड़की देखने गया, उसने लड़की को पसंद नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, लड़की की तो हाइट कम है, दिखने में सुंदर नहीं है, मेरे को तो पसंद नहीं है, ऐसे बहाने बनाए उसने, है ना? उसको वो लड़की पसंद नहीं आई, ठीक है? वहाँ से निकले, फिर दूसरी जगह जब गए, तो वहाँ भी जो है वैसी ही लड़की मिली, उसी तरह की, तो उसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया। अब काफ़ी समय तक वो इसी तरह से लड़कियों को रिजेक्ट करता रहा, उसको जो है विद्यार्थियों पसंद नहीं आई कोई लड़की, लेकिन लास्ट में जाकर उसके सामने कोई भी चारा नहीं बचा, उसको विवाह करना ही पड़ा, और उसके सामने जो भी ऑप्शन थे गर्ल्स के, वो सारी गर्ल्स एक जैसी थी, उनमें कोई ना कोई उसके हिसाब से कोई ना कोई कमी थी, तो उसने सबको नकार दिया था, लेकिन उसे किसी एक से विवाह करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, तो उम्र बढ़ेगी तो बाद में उसको शादी उससे कौन करेगा? तो वहाँ क्या हो गया विद्यार्थियों? उस व्यक्ति के परिहार परिहार द्वंद्व हो गया कि अब वो करे क्या करे? एक तरफ कुआँ है, एक तरफ क्या है? खाई है। तो इसमें आप लिख लीजिए, एक तरफ कुआँ, एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई। ठीक है ना? भई एक व्यक्ति, एक तरफ तो कुआँ है, आगे जाएगा तो कुएँ में गिरेगा, और पीछे जाएगा तो खाई में गिरेगा, तो मरना ही पड़ेगा, यानी कि एक लक्ष्य का चुनाव करना ही पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप इसको परिहार-परिहार द्वंद्व को समझ सकते हो। वो जो मैंने लड़की के वो उसका एग्ज़ाम्पल दिया था शादी वाला, वो आप लिख लेना अपनी तरफ से, ठीक है ना? लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़े, आप लिख लेना। चलिए तीसरा प्रकार पढ़ लेते हैं। अंतिम प्रकार है विद्यार्थियों कुसमायोजन के अंतर्गत जो द्वंद्व हम पढ़ रहे हैं कुसमायोजन के प्रकारों में, और द्वंद्व का ही तीसरा प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं। और द्वंद्व का विद्यार्थियों तीसरा जो प्रकार है वो है उपागम परिहार द्वंद्व। हाँ, देखिए उपागम परिहार द्वंद्व क्या कहता है? अब आपके समझ में आने लग गया होगा उपागम और परिहार का मतलब। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं। उपागम का मतलब है कि कोई ना कोई पॉजिटिव सोच रखने वाली बात है,
लेकिन परिहार का मतलब है कोई ना कोई नेगेटिव अप्रोच है, कोई ना कोई नेगेटिव सोच रखने वाली बात है आपके सामने। तो अब देखिए उपागम परिहार का मतलब है कि जब व्यक्ति के सामने 2 ऐसी कंडीशन आ जाए, जिसमें से एक तो सकारात्मक हो और एक नकारात्मक हो, और दोनों में से एक का चुनाव करना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपागम परिहार द्वंद कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मोटरसाइकिल खरीदनी है, मान लीजिए मोटरसाइकिल की उसको आवश्यकता है, मोटरसाइकिल उसको खरीदनी है, उसे मोटरसाइकिल अच्छी लगती है, तो उसका विचार अच्छा है, भाई सकारात्मक विचार है, मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए उसको। लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मकता क्या है? नकारात्मकता ये है कि वो उसकी किस्त भरना नहीं चाहता। वो लोन पर मोटरसाइकिल लेना भी चाहता है, लेकिन जो महीने की जो किस्त आती है, उससे बचना भी चाहता है। तो बताओ अब उसके सामने क्या हो गया? द्वंद पैदा हो गया। एक तरफ तो इच्छा है मोटरसाइकिल लेने की, जो सकारात्मक विचार है, दूसरी तरफ किस्त भरना नहीं चाहता है, तो वो क्या है? परिहार द्वंद का प्रकार हो गया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के सामने द्वंद हो गया कि अब वो करे क्या? मोटरसाइकिल खरीदे या ना खरीदे, ठीक है? तो ये एक प्रकार का द्वंद है विद्यार्थियों, जिसे हम उपागम परिहार द्वंद कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि कोई मोटा व्यक्ति है, शरीर में बहुत मोटा व्यक्ति है और खा-खा के खूब मोटा हो रखा है, अब उसको पतला होने की इच्छा हो रही है? अब उसको पतला होना है, वो चाहता है कि मैं किसी तरह से पतला हो जाऊँ। तो अब उसको पतला भी होना है, एक तरफ तो अच्छी बात है भई पतला हो रहा है तो, लेकिन दूसरी तरफ उसको अपना भोजन भी कम नहीं करना है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर भी द्वंद पैदा हो जाएगा कि भई मैं तो पतला भी होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना भोजन भी कम करना नहीं चाहता। मेरे को रोज़ाना मिठाइयाँ चाहिए, मेरे को जो है रोज़ाना आधा किलो दूध चाहिए पीने के लिए, है ना? मेरे को सब कुछ तला-भुना, चाट, पकौड़ी, मसाला चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब व्यक्ति के सामने आ जाएगी, तो कौन-सा द्वंद हो जाएगा? उपागम परिहार द्वंद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आप समझ गए होंगे उपागम परिहार द्वंद का मतलब, तो लिख लेते हैं इसको फटाफट से। लिखें इसमें, जब व्यक्ति के सामने एक सकारात्मक व दूसरा एक सकारात्मक व दूसरा नकारात्मक लक्ष्य आ जाए, व उनके चुनाव में वह उनके चुनाव में उसे वह उनके चुनाव में उसे द्वंद का सामना करना पड़े, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये उपागम परिहार द्वंद हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लें आप, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा याद रहेगा। एक मोटा व्यक्ति, इसमें आप लिखेंगे एक मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, परंतु एक मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, परंतु खाना भी अधिक खाना चाहता है, ठीक है? खाना भी अधिक खाना चाहता है और पतला भी होना चाहता है, ठीक है? तो ये विद्यार्थियों क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया आपके उपागम परिहार द्वंद का। चलिए समय कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है? तो आई होप विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने कुसमायोजन के प्रकार पढ़े हैं, पूरा डिटेल में चर्चा की है आपके साथ में, ठीक है? चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा-सा लंबा हो गया है वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी बाय अरुण। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार।